हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर 8 BNSS का। ये हमारी क्लास 5 है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है अपना रेसिप्रोकल अरेंजमेंट सेक्शन 110 तक पढ़ लिया था। उसके आगे का हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो चैप्टर 8 है ये बात करता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स। मतलब और रेसिप्रोकल अरेंजमेंट किसके साथ किया जाता है? विदेश वालों के साथ किया जाता है, अब्रॉड वालों के साथ, ठीक है। मतलब अदर कंट्रीज, अदर प्लेसेस जो कि भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में ही अगर कुछ होगा उस पर तो BNSS BNS BSC अपना तो लागू होता ही है। वहाँ पे अगर हमको इन्वेस्टिगेशन करना होगा, हमको मान लो कोई चीज़ जांच करनी है, हमको किसी चीज़ को सर्च सीजर करना है, किसी चीज़ का फॉरफीचर करना है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट जा करके उसको फॉरफिट कर लेंगे, डायरेक्ट जा करके। मतलब हमको उसमें किसी के परमिशन की, किसी ऐसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हम अगर किसी दूसरे ज्यूरिस्डिक्शन में जाना चाहते हैं, किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं, तो उसमें हमें उस देश के परमिशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये चैप्टर इसी बारे में, इसी अरेंजमेंट के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले ये सेक्शन 111 में कुछ कुछ चीज़ों को डिफाइन करता है। सबसे पहले डिफाइन करता है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स कौन कौन से होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को इसने डिफाइन करते हुए बताया कि कंट्री आउटसाइड इंडिया। मैंने बोला ना कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट तुम कैसे करते हो? ऐसे देश से करते हो जो जो मतलब ऐसी जगह से करते हो, ऐसे प्लेस से करते हो जो आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया है। ये बात ठीक है। तो जो आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया होगा तो वो दूसरा स्टेट होगा। तो और हम कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में होता है, सिर्फ अपने ही देश में। मतलब भारत से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। भारत को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, भारत को अग्रीमेंट करने के लिए किसी दूसरे से करना होगा। तो जो कंट्री आउटसाइड इंडिया होती है उसी विद रेसिप्रोकल ट्रीटी और अरेंजमेंट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि जो भारत की टेरिटरी से बाहर होगा, मतलब जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, US हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इजराइल हो गया, ईरान हो गया। आप समझ पा रहे हो? इन सबसे अगर हमको कॉन्ट्रैक्ट करना है क्या? रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का। कि भाई अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई क्या कहते हैं ऑफेंडर चला गया या कोई ऑफेंस करके हमारे देश का तुम्हारे यहाँ चला गया है, तो उसको कैसे हम लाएंगे और तुम हमारे यहाँ से कैसे ले जाओगे? इस अरेंजमेंट के लिए जो देश कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनको कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स कहते हैं। ये बात ठीक है। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है? प्रूविंग प्रॉपर्टी डेराइव्ड फ्रॉम यूज्ड और यूज्ड इन ऑफेंस। मतलब हमको ये इंश्योर करना होता है, ये देखना होता है कि जो उसमें ऑफेंस में यूज की गई प्रॉपर्टी है, यूज की गई चीज़ें हैं, उनको प्रूफ करना होता है कि उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यूज की गई, उनको आइडेंटिफाई करना। प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, मतलब तुमने क्राइम किया, उससे जो तुमको फायदा मिला, वो फायदा क्या क्या था, उस चीज़ को भी क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी और इट्स वैल्यू, उसको हम प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम कहते हैं। ये बात ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब ऑल एसेट्स, जितनी भी तरीके की एसेट्स हो सकती हैं, चाहे वो कारपोरियल हो, इनकारपोरियल हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, जो कि ऑफेंस से मिली हुई है, किसी प्रोसीड से, मतलब ऑफेंस की प्रोसीड है। तुम मान लो चोरी करने के लिए कहीं गए और तुमने वहां पर कैश चुराया, तो वो भी क्या है? प्रॉपर्टी है, प्रोसीड ऑफ द क्राइम है। तुम वहां से ज्वेलरी चुरा करके लाए, वो भी प्रोसीड ऑफ द क्राइम है। तुम वहां से कुछ मान लो उसका पूरा घर ही चुरा लिए, उसको भगा दिए, वहां से एक्सटॉर्शन कर दिए, भगा दिए उसको वहां से, तो तुमने घर का पोजीशन ले लिया, तो वो भी प्रोसीड ऑफ द क्राइम होगा, वो भी प्रॉपर्टी हो गई। बात ठीक है। ट्रेसिंग का मतलब होता है डिटरमाइनिंग द नेचर, सोर्स, मूवमेंट, ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब तुम ट्रेस कर रहे हो, कि सर्च कर रहे हो एक तरह से, कि उसके ओरिजिन कहाँ, उसका मालिक कौन था, उस सोर्स कहाँ से कहाँ तक चला। जैसे जब कोई आतंकवादी हमला होता है या कुछ भी होता है, तो उसको ट्रेस किया जाता है कि जो आतंकवादी था उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ था। तो ट्रेस करना मतलब होता है पता करना कि वो उसका सोर्स का क्या था, नेचर क्या था, मूवमेंट कैसे हुआ उसका, और या ओनरशिप किसकी थी प्रॉपर्टी पर, जिसके खिलाफ में ऑफेंस हुआ है। ये बात समझ में आ रही है? तो इन 5 चीज़ों को डिफाइन करता है सेक्शन 111, ठीक है। फिर उसके बाद में किया गया है सेक्शन 112 में कि अगर दूसरे देश में हमको, मान लीजिए कि दूसरे देश में हमको इन्वेस्टिगेशन करने जाना है, तो हम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं। कि क्या भेजते हैं? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो किसको भेजेंगे उसके बारे में बताया गया, ठीक है। कि क्रिमिनल कोर्ट को भेजेंगे। क्रिमिनल कोर्ट भारत की होगी, वो इश्यू लेटर टू फॉरेन कोर्ट और अथॉरिटी फॉर ओरल एग्जामिनेशन, कि हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे
जो, और वो लेटर कैसा होगा, रिक्वेस्टिव नेचर का होगा। ये नहीं कि हम उनको मतलब वारंट इश्यू कर रहे हैं कि भाई तुम करके दो, नहीं तो तुमको हम सजा दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे। बात ठीक है। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू फॉरेन कंट्री कहां पे भेजा जाएगा, किस सेक्शन में, सेक्शन 112 में। उसका जो क्या कहते हैं मार्जिनल नोट है, वही कहता है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री आर प्लेस आउटसाइड इंडिया। जो कंट्री आर प्लेस आउटसाइड इंडिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, अब्रॉड कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। कंट्री आर प्लेस आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। मतलब भारत देश के बाहर जो चीज है वो उसको रिक्वेस्ट करना। तो किस सेक्शन में किया जाएगा, 112 में किया जाएगा। सिर्फ इतना ही पूछा जाना है इसमें, बाकी कोई चीज नहीं पूछी जानी है। कौन करेगा, स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट से कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ट्रांसमिट एज ए स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि कैसे सेंड करना है उसको, किसके बिहाफ पर भेजा जाए, कौन भेजेगा, क्रिमिनल कोर्ट भेजेगी। क्रिमिनल कोर्ट इस लेटर टू फॉरेन कोर्ट, ये बात याद रहेगी। अब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट दूसरे देश से, मान लो पाकिस्तान से भारत की कोर्ट को रिक्वेस्ट करना है, तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया, इंडिया की कोर्ट को, जो सीजीएम होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, उसको किया जाएगा, या पुलिस ऑफिसर को किया जाएगा, जो हायर पुलिस ऑफिसर होते हैं, पर एग्जामिनेशन, प्रोटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो विदेश से आएगा भारत में, वो सेक्शन 113 में आएगा। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो भारत से विदेश में जाएगा, वो 112 में जाएगा। ये बात याद रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसकी हेडिंग। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसका याद होना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। इस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के एवज में कौन सा प्रोसीजर फॉलो करोगे, वो प्रोसीजर कहां पे प्रोवाइड किया गया, सेक्शन 123 में प्रोवाइड किया गया है। प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, याद रहेगा। हम उन प्रोसीजर को कि जिन इन लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को भेजने में या प्राप्त करने में जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वो कहां पे दिया हुआ है, सेक्शन 123 में दिया हुआ है। इतनी बात याद रहेगी। अब अगर किसी पर्सन के ट्रांसफर को सिक्योर करना है तो किस सेक्शन में होगा, सेक्शन 114 में होगा बस। अच्छा, बाकी के जो भी प्रोविजन है इसमें, उसके अंदर कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। हमको क्या करना है, उसके अंदर की क्या कहते हैं मार्जिनल नोट को याद रखना है सब। ठीक है, असिस्टेंस इन अटैचमेंट और फॉरफीचर, फिर आइडेंटिफाइंग अनलॉफुली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ठीक, फिर सर्च एंड सीजर एंड अटैचमेंट, फिर मैनेजमेंट ऑफ सीज्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको कि मैनेजमेंट ऑफ सीजर प्रॉपर्टी। तो हमको इन सबको ऐसे लाइन से याद कर लेना है। नोटिस देना होगा हमको फॉरफीचर के लिए 119 में, फॉरफीचर इन सर्टेन केसेस 120 में दिया हुआ है। फाइन इन लिeu ऑफ फॉरफीचर किस सेक्शन में दिया जाएगा, 121 में दिया जाएगा। इसके अंदर की ये सारी चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी हैं, उसको आप एक बार देख लेना, बट पूछी नहीं जानी है, कभी नहीं पूछा गया है और ना पूछा जाएगा फ्यूचर में। लेकिन मार्जिनल नोट हमको याद करके रखना है कि बाय द वे अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा कि हमको घबराना ना हो, हम एकदम से पकड़ लें आंसर कि हाँ ये वाला आंसर हो सकता है। और जैसा हमने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि अपने रिवीजन कैसे करना है, वो मैं बताता हूँ कि सुबह उठ करके मिनिमम 50 इंडेक्स याद करना है, फिर उसके बाद में जीके जीएस पढ़ना है ब्रेकफास्ट के बाद में, उसके बाद में लंच के बाद में ये 50 इंडेक्स जो याद किए हो इसके अंदर का कंटेंट पढ़ना है मिनिमम 3 घंटे तक। 3 घंटे तक पढ़ने के बाद में 1 घंटे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। उसके बाद में क्या करोगे, शाम को जब लेटने जा रहे होगे, मतलब सोने जा रहे होगे, उसके 1 घंटे पहले तुम क्या करोगे, इस इंडेक्स को और इस जीके जीएस को एक बार रिवाइज करके सोओगे। अगर इस प्रोसीजर को तुम फॉलो करते रहते हो तो कोई भी जो क्वेश्चन फंसे मतलब आएगा एग्जामिनेशन में, वो आपसे रुकेगा नहीं, सब सॉल्व कर दोगे। ये बात ठीक है। तो ये चीज़ है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं उन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बात ठीक है। नल एंड वाइड हो जाएगा, सर्टेन ट्रांसफर नल एंड वाइड हो जाएगा, किस सेक्शन में हो जाएगा, सेक्शन 122 में हो जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ, ये मैं बता दी हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है,
जो वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट 112 113 में भेजा जा रहा है वो उसके में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, 123 में फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ट्रांसमिटेड एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नोटिफाइड करे कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ये भी बात याद रखना कि हमेशा अथॉरिटी किसकी मानी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी मानी जाती है। आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जब स्टेट को डिफाइन किया जा रहा होता तो वहाँ पे टेरिटरी ऑफ द क्या कहते हैं यूनियन बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में टेरिटरी नहीं है वो भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो भारत की जो एम्बेसीज हैं या जो भी हैं वो सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। सेक्शन 124 बता रहा है कि इस चैप्टर का एप्लीकेशन क्या होगा, बहुत मतलब जनरली होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कंडीशन एक्सेप्शन फॉर कंट्रैक्टिंग स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके एप्लीकेशन को मतलब इस चैप्टर का एप्लीकेशन कैसे होगा, इन सारी चीज़ों के प्रोसीजर को, उनके एक्सेप्शन को, उनकी कंडीशन को नोटिफाई करेगी। बात ठीक है, ये लिखा हुआ है देखो, ये ओवरऑल मैंने लिख दिया है कि चैप्टर फॉर इंटरनेशनल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, ठीक है। तो आप लोगों ने एक एक्स्ट्राडिशन सुना होगा, एक्स्ट्राडिशन उन सब का भी ये बेसिस तैयार करता है। मैं डायरेक्टली तो ये तो नहीं कहूंगा कि ये एक्स्ट्राडिशन है, लेकिन उनका भी बेसिस यहीं से तैयार होता है और सब कुछ वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में आता है। ये बात ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर ही चैप्टर 9, दैट इज सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड द गुड बिहेवियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका जो सेक्शन 125, 126, 127, 128, 129 है, ये बहुत बार मैच द फॉलोइंग में पूछा जा चुका है और वैसे भी जनरली पूछा जा चुका है, तो बहुत बार पूछा भी जाएगा 100%। ये मान लो कि ये 3 चीज़ जो मैं, ये 5 चीज़ें हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो इसलिए इनका प्रोविजन नंबर याद रखोगे और इनमें सिक्योरिटी कौन लेता है, कौन सा मजिस्ट्रेट लेता है, ये सारी बातें हमको भी पता होनी चाहिए। जैसे सिक्योरिटी ऑन कन्विक्शन, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। जब कन्विक्शन हो रहा होगा, ध्यान से समझो बेटा, जब कन्विक्शन हो रहा होगा तो कन्विक्शन होने के बावजूद बाद में तो तुम्हारे जो आसपास के लघुए भगुए हैं, लघुए भगुए का मतलब होता है जो तुम्हारे सपोर्टर हैं, जो ऐसे लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो उपद्रव नहीं मचाएंगे, वो तोड़फोड़ नहीं करेंगे, वो नाजायज में आगजनी नहीं करेंगे, रॉयट नहीं फैलाएंगे, ट्रेजन नहीं करेंगे। इन सब के लिए आपको गारंटी देनी होगी, सिक्योरिटी देनी होती है कि पीस मेंटेन रहेगा, तुम्हारे कन्विक्शन के बाद में भी पीस मेंटेन रहेगा, ठीक है। इसमें ये जो सिक्योरिटी है कौन कौन ले सकता है, 2 लोग ले सकते हैं। एक तो सेशंस जज ले सकता है, सेशंस जज, और एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JMFC, 2 लोग ले सकते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन 2 लोग ले सकते हैं। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ट्रायल चला, ट्रायल का जो रिजल्ट होता है वो 2 तरीके का हो सकता है, या तो एक्विटल होगा या तो कन्विक्शन होगा। अब मान लो तुमको कन्विक्शन हो गया, कन्विक्शन का होने का मतलब होता है तुम्हें सजा मिल गई। जैसे तुमने चोरी किया, मतलब तुमने चोरी नहीं किया लेकिन तुम्हारे ऊपर चार्ज लगाया गया कि तुमने चोरी किया, ट्रायल चला, ट्रायल में पाया गया कि तुमने एक्चुअल में चोरी की, उसके बाद में तुमको सजा मिलेगी, कन्विक्शन होगा तुम्हारा। जब कन्विक्शन तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हारे जो सपोर्टर होंगे वो हल्ला ना मचाएं, पीस को डिस्टर्ब ना करें, इस चीज के लिए तुमसे सिक्योरिटी ली जाएगी। और वो सिक्योरिटी लेने का अधिकार किसके पास है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास है। इसका ड्यूरेशन कितना होगा, ड्यूरेशन होगा 3 ईयर, 3 ईयर, 3 ईयर, ठीक है। बॉन्ड अप टू 3 ईयर, मतलब 1 साल का भी लिया जा सकता है, 2 साल का भी लिया जा सकता है, तो मैक्सिमम 3 साल का लिया जा सकता है कि 3 साल के भीतर तुम्हारे कन्विक्शन के कोई भी उपद्रव तुम्हारे रिलेटेड नहीं मचाया जाना चाहिए, ठीक है। तो 3 चीजें हमको याद रखनी है कि कन्विक्शन पे सिक्योरिटी कौन लेता है, 2 लोग ले सकते हैं, कौन कौन, कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। कितने दिन तक के लिए ले सकते हैं, अप टू 3 ईयर्स तक के लिए ले सकते हैं। कितने दिन तक के लिए, अप टू 3 ईयर्स तक के लिए ले सकते हैं। ये बात याद रहेगी सबको। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी फॉर पीस इन अदर केसेस, मतलब एक तो कन्विक्शन वाले में तो हो गया कि कौन कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ले लेगा, लेकिन कन्विक्शन के अलावा भी तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, उनमें कैसे क्या होगा, उनमें कौन लेगा सिक्योरिटी, तो उनमें बाबू सिक्योरिटी का लेने का बताया गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होता है? आप लोगों ने डीएम सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम सुना होगा। ये लोग क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। ऑल दोज मजिस्ट्रेट हु आर नॉट जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है लेकिन मजिस्ट्रेट हैं, वो सब क्या है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। बात याद रहेगी सबको? यस और नो? किसी को कोई शक इस वाली बात में? तो कन्विक्शन वाले में तो क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेगा, लेकिन जो अदर केसेस हैं अदर देन कन्विक्शन, उसमें कौन लेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेगा। यह बात याद रखना है। और इसमें जो टाइम पीरियड होगा 1 साल होगा, अप टू 1 ईयर। किसी और केसेस में, कन्विक्शन वाले में 3 साल और किसी अन्य केसेस में अप टू 1 ईयर तक का क्या लिया जाएगा? सिक्योरिटी लिया जाएगा। तो ये बात याद रहेगी कि सेक्शन 125 में सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन है। कौन ले सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ले सकता है। कितने दिन तक के लिए? 3 साल तक के लिए। सेक्शन 126 टॉक्स अबाउट सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस। ठीक है, कौन ले सकता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ले सकता है। कितने दिन तक के लिए? अप टू 1 ईयर ले सकता है। कन्विक्शन वाले में 3 ईयर, अदर केसेस में 1 ईयर। ये बात याद रहेगी सबको? यस और नो? नेक्स्ट है सेक्शन 127, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसइमिनेटिंग सर्टेन मैटर्स। मतलब तुम अगर कोई चीजें फैला रहे हो, कोई तुम सेडिशियस मैटर फैला रहे हो, तुम ऑब्सीन मैटर फैला रहे हो, तुम सेडिशन मतलब ऐसे तुम चीजें लिख रहे हो, ऐसे चीजें बोल रहे हो जो सेडिशियस हैं, भारत की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी को खतरा है, तो तुमसे भी सिक्योरिटी लिया जाएगा कि तुम ऐसी चीजें नहीं करोगे। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसइमिनेटिंग सेडिशियस और ऑब्सीन मैटर। आप समझ पा रहे हो बात को? तुम लोगों के हृदय में, लोगों के हार्ट में इनमिटी नहीं भर दोगे। इस चीज के लिए तुमको रोकना होगा और तुम रुके ही रहोगे। इस चीज के लिए तुम्हें सिक्योरिटी देना होगा। और किस सेक्शन में दोगे? वो 127 में दोगे। ये सिक्योरिटी अभी कौन लेता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। याद रहेगा? याद रहेगा सबको? कितने दिन तक के लिए ले सकता है? फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, अप टू 1 ईयर बॉन्ड, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। याद रहेगा सबको? यस और नो? नेक्स्ट है सेक्शन 128 कि भैया कहीं पर मान लो कोई ऑफेंस हुआ और तुम एक उसमें सस्पेक्टेड पाए गए कि हाँ भैया इसने चोरी की होगी, इसने बलात्कार किया होगा, इसने मर्डर किया होगा, इसने डकैती डाली होगी, सस्पेक्टेड तुम हो गए, तो उस सस्पेक्टेड पर्सन से भी सिक्योरिटी लिया जाएगा कि जब जब तुम्हारी जरूरत होगी तब तब तुम आओगे। वो किस सेक्शन में लिया जाएगा? 128 में लिया जाएगा। सिक्योरिटी फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन किस सेक्शन में? सेक्शन 128 में। ये भी कौन लेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बात ठीक है? कितने दिनों के लिए? टाइम ड्यूरेशन कितना है? 1 साल का, बॉन्ड अप टू 1 ईयर। सिक्योरिटी फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर, ऐसा ऑफेंडर जो जिसकी आदत ही है क्राइम करना, हैबिचुअल चोर है, वो हैबिचुअल लुटेरा है, हैबिचुअल डकैत है, हैबिचुअल फॉर्जरर है, हैबिचुअल रिसीवर ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी है। ऐसे लोगों को कि वो नहीं करेंगे, अपनी इस हैबिट को रोक लेंगे, अपनी इस हैबिट को सुधार लेंगे, ऐसे लोगों से भी सिक्योरिटी लिया जाता है। किसके द्वारा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है? इसमें भी जो टाइम हैबिचुअल ऑफेंडर वाले में भी जो टाइम ड्यूरेशन है अप टू 3 ईयर। ठीक है? ये बात याद रहेगी सबको? तो हमने अभी तक क्या देखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ये जो 5 प्रोविजन है
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक चीज देखी कि जो कन्विक्शन वाला है उसमें सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का रोल आता है, बाकी सब में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। यानी कि जब हमको सिक्योरिटी लेना होगा फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन, वहां पे कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आएगा। लेकिन बाकी सिक्योरिटीज में, चाहे वो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस हो, चाहे वो सिक्योरिटी फॉर कीपिंग फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसमिनेटिंग सेडिशियस और ऑब्सीन मैटर हो, चाहे सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन हो, चाहे सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर हो, वो सब कौन लेता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लेता है। कन्विक्टेड वाले में और हैबिचुअल ऑफेंडर में टाइम ड्यूरेशन सिर्फ 3 साल का है, अप टू 3 ईयर। बाकी सब में टाइम ड्यूरेशन कितने दिन का है? 1 साल का है। ये बात द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाबू इसको याद रखना सब लोग। तो बात ठीक है। अब ये सिक्योरिटी लेने के लिए क्या किया जाना? 130 बताता है कि ऑर्डर मेड किया जाएगा, ऑर्डर टू बी मेड। इसको ऐसे ओरली नहीं सिक्योरिटी ली जाएगी, रिटन ऑर्डर पास किया जाएगा जिसमें सब्सटेंस बताया जाएगा कि किस किस ग्राउंड पे तुमसे सिक्योरिटी ली जा रही है। इंफॉर्मेशन कि तुम्हारे खिलाफ क्या इंफॉर्मेशन हमको मिली है। अमाउंट बताया जाएगा कि कितने अमाउंट का तुमको बॉन्ड भरना है, और टर्म बताया जाएगा कि कितने दिनों तक, द डेज फॉर व्हिच द बॉन्ड विल रिमेन इन फोर्स। ऑर्डर टू बी मेड किस सेक्शन में? सेक्शन 130 में। अगर मजिस्ट्रेट 126, 127, 128, 129 में काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, he has to make an written order under section 130। सबसे और वो ऑर्डर किस चीज के लिए लिखेगा? टू सो कॉज, मतलब जो चाहे वो हैबिचुअल ऑफेंडर हो, चाहे वो सस्पेक्टेड पर्सन हो, चाहे किसी और भी केसेस में, वो पहले सो कॉज नोटिस देगा कि भाई ये बताओ कि तुमसे क्यों सिक्योरिटी ना ली जाए। और उस ऑर्डर में क्या होगा? सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन होगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन तुम्हारे खिलाफ है, अब तुमसे बताओ क्यों सिक्योरिटी ना ली जाए। बॉन्ड का अमाउंट होगा कि इतने अमाउंट का बॉन्ड तुम्हें 25,000, 30,000, 40,000, 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा तुमको। कितने समय तक के लिए बॉन्ड रहेगा, और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज की जरूरत होती है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? फिर बताता है सेक्शन 131 कि अगर पर्सन कोर्ट में ही प्रेजेंट है तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करोगे? प्रोसीजर इफ प्रेजेंट इन कोर्ट, ठीक है, तब कौन सा तुम प्रोसीजर फॉलो करोगे? अगर जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ तुम्हें बॉन्ड भरना है या सिक्योरिटी लेना है जिससे, इफ ही इज प्रेजेंट इन द कोर्ट, तो क्या करोगे? तो भैया जो ऑर्डरवा तुम पास किए हो 130 में, उसको तुम पढ़ोगे, उसको समझाओगे कि क्या क्या लिखा हुआ है उसमें। ऑर्डर नीड्स टू बी रेड एंड एक्सप्लेन इन द कोर्ट, उस व्यक्ति के सामने। लेकिन अगर वो नहीं प्रेजेंट है, कोर्ट में नहीं है, तो क्या करोगे? उसको समन देकर के कोर्ट में बुलाओगे या वारंट देकर के उसको कोर्ट में बुलाओगे। अगर ये पता चल जाए कि नहीं ये ब्रीच ऑफ पीस कर देगा, तो इमीडिएट अरेस्ट वारंट उसके खिलाफ इश्यू किया जाएगा और उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। किस सेक्शन में? सेक्शन 132 में। फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनो। सेक्शन 126, 27, 28, 29 में अगर सिक्योरिटी लेनी है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, तो उसको ऑर्डर पास करना पड़ेगा। किस ऑर्डर, किस सेक्शन में? 130 में। वो ऑर्डर किस चीज का होगा? टू सो कॉज, कि तुम्हारे खिलाफ सिक्योरिटी का बॉन्ड क्यों ना भरवाया जाए तुमसे। अब उस ऑर्डर में क्या क्या लिखा होगा कि सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, कि तुम्हारे खिलाफ कौन कौन से इंफॉर्मेशन मिली हुई है,
कितने अमाउंट का तुम, नंबर 2 कि कितने अमाउंट का तुमको बॉन्ड भरना पड़ेगा, नंबर 3 कितने दिन तक के लिए तुम्हारे खिलाफ बॉन्ड भरा जाएगा, नंबर 4 कि कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटी की जरूरत होगी इस सिक्योरिटी को भरने के लिए। अब मान लो कि वो व्यक्ति जिससे सिक्योरिटी ली जानी है वो कोर्ट में ही प्रेजेंट है, तो 131 बताता है कि उसको पढ़ के वो ऑर्डर सुनाया जाएगा और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो 132 बताता है कि वो जहां कहीं पर भी होगा उसको समन भेजा जाएगा। समन भेजने पर अगर नहीं आता तो वारंट भेजा जाएगा। वारंट भेजने पर भी नहीं आता है, गुंडई करता है, तो उसके खिलाफ इमीडिएट अरेस्ट वारंट भेज करके उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा कि वो ब्रीच न कर दे, पीस को डिस्टर्ब न कर दे। ये बात ठीक है। लेकिन जो इमीडिएट अरेस्ट वारंट भेजा जाएगा उसमें सब्सटेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा कि किस ग्राउंड पे क्या देख करके हमको फियर आया कि ये इमीडिएट ब्रीच कर देगा, इसको इमीडिएटली अरेस्ट करने की जरूरत है, उस चीज को उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। ये बात ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो। जब हम वो समन ऑफ अरेस्ट या वारंट ऑफ अरेस्ट लेकर के भेजेंगे तो उस समन ऑफ अरेस्ट और वारंट ऑफ अरेस्ट के साथ में ऑर्डर की कॉपी भी भेजी जाएगी। किस सेक्शन में? 133 में। कॉपी ऑफ ऑर्डर टू बी सेंट विद समन और वारंट। ये बात समझ में आ रही है सबको? लेकिन अगर कोर्ट को लगता है तो पर्सनल अटेंडेंस को भी कह देगा कि रहने दो, कोई जरूरत नहीं तुमको आने की, पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस भी कर दिया जाएगा। किस सेक्शन में? 134 में। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं नहीं भाई ठीक है, आराम से हो जाएगा काम, अगर उनका एडवोकेट आ गया तो पर्सनल जो अपीयरेंस है उसको डिस्पेंस भी कर दिया जाएगा। ठीक है। 135 बताता है कि इंक्वायरी की जाएगी कि उसकी ट्रुथ क्या है, उस सब्सटेंस का ट्रुथ क्या है, उसकी फॉल्सिटी क्या है, उसका सब्सटेंशियल ग्राउंड क्या है, कोई बैकिंग है भी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सब उसके खिलाफ कोई झूठा केस कर दिया हो कि उसे सिक्योरिटी लो, ये गुंडा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसकी इंक्वायरी को जांचा जाएगा। किस सेक्शन में? इंक्वायरी एज टू ट्रुथ ऑफ द इंफॉर्मेशन। किस सेक्शन में होगा? 135 में होगा। इस इंक्वायरी को कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ होगा, और अगर 6 मंथ के अंदर नहीं होता तो टर्मिनेट हो जाएगी। ये बात ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही सबको? और जो इसमें इंक्वायरी होगी वो कैसे होगी? इंक्वायरी लाइक समन्स ट्रायल होगी, जिसमें फर्दर एविडेंस की भी जरूरत हो सकती है। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? फिर 136 बताता है कि 135 में किए गए इंक्वायरी के बाद में अगर ये पता चलता है कि इट इज नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी फॉर मेंटेन द पीस, तो क्या कर दिया जाएगा? ऑर्डर पास कर दिया जाएगा टू गिव सिक्योरिटी। किस सेक्शन में बताया गया है वो ये चीज? 136 में बताई गई। लेकिन अगर इंक्वायरी में चीजें डिसप्रूव हो गई तो उसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर इस 135 में इंफॉर्मेशन की ट्रुथफुलनेस प्रूफ हो गई तो 136 में उसे सिक्योरिटी के लिए ऑर्डर कर दिया जाए कि भैया तुम सिक्योरिटी दो। लेकिन अगर वो डिसप्रूव हो गई या नॉट प्रूव्ड हो गई तो 137 क्या कहता है कि उस बंदे को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 138 बताता है कि कब से कमेंसमेंट होगा चीजों का। अगर उसका कन्विक्शन हुआ है या पोस्ट इंप्रिजनमेंट हुआ है तो उसकी सिक्योरिटी जब से वो इंप्रिजनमेंट होगा तब से लिया जाएगा। और अगर उसको कन्विक्शन नहीं हुआ है, उसका इंप्रिजनमेंट नहीं हुआ है, तो उस डेट से माना जाएगा जब से
वो ऑर्डर पास किया गया है और सिक्योरिटी वाला। कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड कब से होगा इस सिक्योरिटी का? 138 सेक्शन बताता है कि जब उसको इंप्रिजनमेंट दे दिया जाएगा, तो जब से इंप्रिजनमेंट हुआ तब से, और अगर इंप्रिजनमेंट नहीं हुआ है तो जिस दिन ऑर्डर पास किया गया है सेक्शन 136 में या 137 में, तब से माना जाएगा वो। ठीक है। 139 बताता है कि बॉन्ड का कंटेंट क्या होगा, उस बॉन्ड में क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है। 139 बताता है कंटेंट ऑफ द बॉन्ड। 140 बताता है कि सिक्योरिटीज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इट इंपावर्स द मजिस्ट्रेट टू रिजेक्ट सिक्योरिटीज। अब किस ग्राउंड पे होगा? अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि द सिक्योरिटी इज अनफिट पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ बेल बॉन्ड, तो क्या कर देगी? सिक्योरिटी को रिजेक्ट कर देगी। सिक्योरिटी इज अनफिट पर्सन for the purpose of the bail bond, for the purpose of the bail bond। तो क्या होगा? सिक्योरिटी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। 141 बताता है कि अगर सिक्योरिटी का डिफॉल्ट कर दिया गया, मतलब सिक्योरिटी जो मांगी गई थी उसको तुमने ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, नहीं दिया, बॉन्ड नहीं भरा, तो तुमको, और सिक्योरिटी को तुमने नहीं किया, मतलब नहीं फॉलो किया उसको, या सिक्योरिटी को नहीं भरा तुमने, यू हैव नॉट गिवन द सिक्योरिटी, आर फॉर द फेलियर टू गिव सिक्योरिटी, तुमको 3 साल की मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट दिया जा सकता है। कितने साल तक का? मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट 3 ईयर। ठीक है। इंप्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट 141 बात करता है। सेक्शन 142 बात करता है कि उस सिक्योरिटी को रिड्यूस डाउन भी किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, या उस व्यक्ति को रिलीज भी किया जा सकता है जो 141 में जेल में डाल दिया गया है। अगर डीएम को या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि भैया अब सब कुछ नॉर्मल है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। हाई कोर्ट, सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिक्योरिटी के अमाउंट को भी रिड्यूस डाउन कर सकते हैं, और इस रिडक्शन को, इस रिलीज को भी कैंसिल आउट किया जा सकता है, और उनको फिर से अरेस्ट, फिर से रिमांड में लिया जा सकता है फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड, अगर वो सिक्योरिटी को ब्रीच कर देते हैं। तो ये बात ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? सेक्शन 143 बात करता है सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड। अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए भी बॉन्ड हो सकता है। वो कौन सा सेक्शन बताता है? 143 बताता है। तो ये वाला चैप्टर बाबू बहुत, इसका स्टार्टिंग का जो सेक्शंस थे बहुत इंपॉर्टेंट थे सिक्योरिटी वाले, उनको एकदम रटा होना चाहिए। उसमें कौन सा मजिस्ट्रेट देता है, कब देता है, कितने साल तक के लिए दे सकता है, कितने टाइम तक के लिए दे सकता है, ये सारी चीजें हमको क्या होनी चाहिए? रटी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं मतलब बता नहीं सकता कि वो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, चैप्टर 10। ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स एंड चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मेंस वगैरह के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। तो लेकिन डायरेक्ट सिर्फ ऐसे क्वेश्चन मतलब सेक्शन नंबर पूछ लिया जाता है कि कौन सा सेक्शन नंबर ऐसा है जो मेंटेनेंस की बात करता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस किस के मेंटेनेंस की बात करता है, तो वो सिर्फ वाइफ के नहीं, वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के। कई बार ये भी पूछ लेता है कि वाइफ में कौन कौन इंक्लूडेड होते हैं। तो वाइफ में सिर्फ लीगली वेडेड वाइफ होती है, और लीगली वेडेड वाइफ का मतलब जो डिवोर्स्ड वाइफ होती है वो भी होती है। ये बात ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और फिर उसके बाद में कि क्या लड़की जो है मतलब जो फीमेल है वो भी क्या लाइबल है अपने पेरेंट्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए, वो बात भी इन्हीं सारी चीज़ों में डिस्कस की गई है। तो वन बाय वन हम सबसे पहले एक सदा पन्ना जोड़ करके और उसमें हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये बात ठीक है। ये देखो मैंने जोड़ भी दिया। तो मेंटेनेंस सबसे पहले ये तीन मतलब सब तरीके के लोगों की मेंटेनेंस की बात करता है, सिर्फ वाइफ के ही नहीं, चिल्ड्रन के भी, पेरेंट्स के भी, और वाइफ का तो करता ही करता है, वाइब्स। ठीक है। इसका मेन पर्पज क्या है? मेंटेनेंस का सबसे मतलब पहली बात कि मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। मेंटेनेंस का मतलब बेटा सिर्फ इतना नहीं होता है। मेंटेनेंस का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि तुमको रोटी मिल जाए, तुमको कपड़ा मिल जाए और तुमको रहने का घर मिल जाए। सिर्फ इतना मतलब मेंटेनेंस नहीं होता। तो फिर मतलब क्या होता है मेंटेनेंस का? बाबू मतलब होता है कि जैसे जो भी वाइफ है या जो पेरेंट हैं या जो चिल्ड्रन हैं वो अपनी एक लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकें। लाइफ स्टाइल जैसे वो तुम्हारे साथ रहने पर करते थे मेंटेन, वैसे ही जब तुमसे वो बिछड़ जाएं या मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ में उनकी लाइफ स्टाइल थी उसको मेंटेन कर सकें। उनकी लाइफ में पोजीशन क्या है, उनकी लाइफ में स्टेटस क्या है, उस चीज को मेंटेन कर सकें, उस बात को हम मेंटेनेंस कहते हैं। बात ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, इसमें जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज हो सकती हैं, जैसे बच्चा अगर है तो उसके एजुकेशन की जो फीस हो सकती है, उसके कपड़े की, उसके लाइफ स्टाइल की जो जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी ज़रूरत होती हैं, उन सबको पूरा करने के लिए जो प्रोविजन होता है उसको हम मेंटेनेंस कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेंटेनेंस का बेटा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ध्यान से समझो। मेंटेनेंस क्यों दिया जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे पेरेंट हो, चाहे वाइफ हो, उनका स्टारवेशन ना हो, स्टारवेशन, डेस्टिट्यूशन ना हो और वेग्रेंसी ना हो। ऐसा ना हो कि वो भूखे मर जाए, ऐसा ना हो कि डेस्टिट्यूट हो जाए, वो परेशान हो जाए, मतलब उनका लोग एक्सप्लॉइटेशन करें, शोषण करें। कोई औरत जब उसके पास पैसे नहीं होते, उसके पास फिनेंशियल, इमोशनल, मोरल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं होता, तो सोसाइटी उसको जीने नहीं देती है। उसका फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन करने की लोग कोशिश करने, उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करने की लोग कोशिश करने लगते हैं। इसलिए उसके मेंटेनेंस की व्यवस्था की गई है। तो ऑब्जेक्टिव जो है बेटा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस प्रोविजन इज टू प्रिवेंट स्टारवेशन, डेस्टिट्यूशन, वेगरेंसी ऑफ द डिपेंडेंट्स। वो डिपेंडेंट चाहे वाइफ हो, चाहे पेरेंट हो, चाहे चिल्ड्रन हो, इनको डेस्टिट्यूट नहीं होने दिया जाएगा। सोशल जस्टिस के गोल को अचीव करने के लिए इस प्रोविजन को बनाया गया है। ठीक है। अब बात आती है कि जब ये सिर्फ उनको मेंटेन करने के लिए बनाया गया तो इसको क्रिमिनल लॉ के क्रिमिनल प्रोसीजर में क्यों डाला गया? इसको सिविल प्रोसीजर में होना चाहिए था ना, सिविल रेमेडी है ये। जब तो बात आती है यहीं पर कि क्रिमिनल लॉ जो होता है वो स्पीडियर होता है इन कंपैरिजन टू सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में हर चीज बहुत स्पीड में चलती है। तो जो 144 का प्रोविजन है, जो पहले 125 ऑफ सीआरपीसी में हुआ करता था, इट इज स्पीडी रेमेडी, इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट दोज हु रिफ्यूज टू मेंटेन देयर पेरेंट, चिल्ड्रन एंड वाइफ। हम फैमिली कोर्ट में जाएंगे, हम सिविल केसेस करते रहेंगे, 20-20 साल चला जाएगा, रेमेडी ही नहीं मिलेगी। लेकिन
अगर हम सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी में जाते हैं, सॉरी बीएनएसएस में जाते हैं, तो क्या होगा? हमको बहुत इफेक्टिव रेमेडी मिलेगी, हमको बहुत ही स्पीडी रेमेडी मिलेगी। ये बात ठीक है, समझ में आ गई बात? एक केस हुआ, केस का नाम लिखो बेटा, केस का नाम लिखो, चतुर्भुज वर्सेस सीताबाई 2008 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ध्यान से समझो, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस है, इट इज अ मेजर ऑफ सोशल जस्टिस and especially enacted to protect the women and children, and it falls within the ambit of Article 15 Class 3 of the Constitution of India, and it reinforces Article 39 of the Constitution of India. Meaning thereby, जो आर्टिकल 15 क्लास 3 बताया गया है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकती है गवर्नमेंट, उस चीज को रीइंफोर्स करने का काम किया गया है। आर्टिकल 39 में जो डीपीएसपी का प्रोविजन है, उसमें जो बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किया जाएगा, कि लोग जो डिपेंडेंट हैं उनके पास भी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो, उस चीज का ख्याल रखा जाएगा। ये बात समझ में आ गई बात? लेकिन क्या सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस में एक बार तुमको रेमेडी मिल गई, तुम्हारे मेंटेनेंस मिल गया, तो इससे क्या कोई पर्सनल राइट जो होते हैं, कोई स्टेटस जो होता है वो डिटरमिन होता है? द आंसर इज नो। दिस प्रोविजन डू नॉट फुली डिटरमिन द स्टेटस ऑफ द पर्सन आर देयर पर्सनल राइट्स ऑफ द पार्टीज। ये डिटरमिन नहीं करते कि तुम हस्बैंड और वाइफ हो कि नहीं हो। If you are living in the nature of, in a relationship which has a nature of marriage, तो उसमें भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये बात ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? एक केस हुआ नंदलाल मिश्रा वर्सेस, लिखो केस का नाम लिखो, नंदलाल मिश्रा वर्सेस कन्हैया लाल मिश्रा 1960 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ध्यान से समझो, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द रिलीफ गिवन अंडर सेक्शन 144 ऑफ द बीएनएसएस इज अ सिविल रेमेडी, इट्स अ सिविल रिलीफ, is essentially of civil in nature। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह बात भी बताई कि द फाइंडिंग ऑफ द मजिस्ट्रेट आर नॉट फाइनल एंड द पार्टीज कैन लेजिटिमेटली एजिटेट देयर राइट्स इन द सिविल कोर्ट्स, कि वो सिविल कोर्ट में फिर से अभी भी जा सकते हैं, इवन आफ्टर द पासिंग ऑफ द ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 ऑफ द बीएनएसएस। इसके बावजूद भी अभी कहां जा सकते हैं? वो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं और अपने राइट्स को क्या कर सकते हैं? वो लिटिगेट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही बात? लॉ कमीशन रिपोर्ट 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट आई, 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट 41st report of law commission, 41st report of law commission, इसने बताया कि 144 ऑफ बीएनएसएस जो है उसको क्यों इसमें रखा गया है, बिकॉज इट इज स्पीडी इकोनॉमिकल रेमेडी कंपेयर टू व्हाट इज अवेलेबल इन सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स में जाते हैं बाबू, बहुत पैसा लगता है, बहुत घुमाते हैं, बहुत दौड़ाते हैं, बहुत लेंदी प्रोसीजर है उनका, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जो 144 बीएनएसएस है
वो बहुत ही स्पीडी, बहुत ही इकोनॉमिकल रेमेडी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि कौन कौन लोग को मेंटेन किया जाएगा इसमें। इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन समझते हैं और सब लोग छापते चले जाओ अपने किताब, अपने नोट्स में। जिसके जो भी नोट्स में मतलब लिख रहे हो उस पर सब छापते चले जाओ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हु कैन, हु मे, कैन नहीं, हु मे क्लेम मेंटेनेंस, सबसे पहले वाइफ कर सकती है, वाइफ। दूसरे नंबर पर कौन कर सकता है? लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। ये बात लिख करके और रट लेना, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, अब ये माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट, जरूरी नहीं कि उनकी शादी हो गई हो तो उनको नहीं मिलेगा, नहीं, अगर वो माइनर है तो उनको मिलेगा मेंटेनेंस। ठीक है, नंबर थर्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, जीटिमेट मेजर चाइल्ड not being a married daughter, अगर वो क्या है, ध्यान से समझो, अगर वो उसके पास फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी है, फिजिकली और मेंटली एबनॉर्मल। ठीक है, एंड नंबर नेक्स्ट इज पेरेंट्स में फादर भी और मदर भी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? वाइफ को अब हम वन बाई वन इन सबको डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से समझो बेटा। वाइफ, सेक्शन 144 बताता है कि जो वाइफ अब अनेबल है टू मेंटेन हरसेल्फ कैन क्लेम मेंटेनेंस। वाइफ का मतलब सिर्फ यही नहीं कि जो अभी लीगली वेडेड वाइफ है, कोहैबिट कर रही है साथ में, सिर्फ वही मेंटेनेंस ले सकती है। आंसर इज नो। तो ले कौन सकता है? चाहे वो लीगली वेडेड वाइफ अभी है और चाहे वो डिवोर्स्ड भी अगर है, डिवोर्स्ड भी है। ये 144 क्लास 1 के एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। डिवोर्स्ड वाइफ भी है तो वो भी क्या ले सकती है? मेंटेनेंस ले सकती है। शर्त इतना है कि ये डिवोर्स लेने के बाद में रीमैरी ना कर ली हो। ये नहीं कि दूसरी जगह फिर से शादी कर ली हो फिर भी मुंह फैलाए कि हमको चाहिए मेंटेनेंस, नहीं। अब बात समझ में आ रही बात को? अब ये डिवोर्स वाइफ को इंक्लूड करने का उसका रीजन क्या है? ये ऐसा रीजन है कि ऐसा नहीं कि अगर कोई एक बहुत हरामखोर हस्बैंड है और उसकी वाइफ उससे लेजिटिमेटली मेंटेनेंस मांग रही है, उसने कहा चलो तुमको डिवोर्स दिया मैंने, और डिवोर्स के बाद में वो तो भाई मतलब वाइफ रही नहीं ना, तो फिर वो तो ऐसे रह जाएगी बेचारी, उसको तो मेंटेनेंस मिलेगा नहीं। तो इन हरामखोरों से बचाने के लिए अब बीवी को, वाइफ को इवन डिवोर्स के बाद में भी मेंटेनेंस का प्रोविजन किया गया है। ये बात समझ में आ रही है? एक केस हुआ, ध्यान से सुनो, एक केस हुआ, केस का नाम लिखो, यमुनाबाई अनंत राव आधव वर्सेस अनंत राव
शिवराम आधव, 1988, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वाइफ अंडर सेक्शन 144 BNSS मीन्स लीगली वेडेड वाइफ एंड द लीगलिटी ऑफ मैरिज विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल लॉज। लीगलिटी किस पे डिटरमिन करोगे? पर्सनल लॉज के बेसिस पर डिटरमिन करोगे कि पर्सनल लॉज में जो प्रोसीजर, जो कस्टम्स बताए गए हैं, जो रिचुअल्स बताए गए हैं, उसको अगर तुमने फॉलो नहीं किया है देन यू आर नॉट अ लीगली वेडेड वाइफ। जैसे आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि मतलब या फिल्मों में, बॉलीवुड के फिल्मों में होता था कि बस ऐसे सिंदूर लगा दिया, आज से तुम मेरी वाइफ हो गई। वो उंगली काट करके वो खून लगा दे रहे हैं कि तुम हो गई, लो सबसे महंगा सिंदूर तुम्हारी मांग में है। उससे तो वही वाइफ नहीं हो जाता है बाबू, ये समझो बात को। वाइफ मीन्स लीगली वेडेड वाइफ। लीगली वेडेड वाइफ का मतलब क्या होता है? जो पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग जो सारे रिचुअल फॉलो करके शादी की गई होगी वो वाइफ है। तो सारे रिचुअल कौन? जिस कास्ट से, जिस क्लान से, जिस रिलीजन से तुम बिलोंग करते हो, उस रिलीजन में कौन सा रिचुअल प्रोवाइड किया गया है, सप्तपदी प्रोवाइड किया गया है, अग्नि के चारों तरफ फेरे लेने हैं तुमको, कि जयमाला डालनी है तुमको, कि कबूल 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 बोलना है तुमको, ये तुमको तुम्हारा पर्सनल लॉ डिटरमिन करेगा। बात समझ में आ रही है? कि रिंग पहना के एक दूसरे को किस करना होगा, ये भी क्या है, क्रिश्चियन में होता है। तो ये रिचुअल्स हैं, इनको अगर तुमने फॉलो किया तभी तुम लीगली वेडेड वाइफ हो, अदरवाइज यू आर नॉट लीगली वेडेड वाइफ। और जब तुम लीगली वेडेड वाइफ नहीं हो तो देन यू कैन नॉट क्लेम द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 144 ऑफ द BNSS एज पर यमुनाबाई अनंतराव आधव वर्सेस अनंतराव शिवराम आधव केस। ठीक है? इसका मतलब जो सेकेंड वाइफ है, सेकेंड वाइफ कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस। सेकेंड वाइफ कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस। क्यों? क्योंकि भैया सेकेंड वाइफ का मतलब सेकेंड मैरिज, एक मैरिज अगर तुम्हारी सबसिस्ट कर रही तो दूसरी मैरिज तुम कर ही नहीं सकते। इफ यू आर इंटरिंग इनटू सेकेंड मैरिज देन सेकेंड मैरिज इज वाइड एब इनिशियो। जब सेकंड मैरिज ही वाइड एब इनिशियो तो लीगली वेडेड वाइफ कभी बनी ही नहीं। जब वो लीगली वेडेड वाइफ कभी बनी ही नहीं तो मेंटेनेंस कैसे क्लेम कर सकती है? ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बात आती है कि क्या स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज देना जरूरी है? द आंसर इज नो। कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में कहा कि देयर इज नो नीड टू गिव स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इफ द पार्टीज आर लिविंग together as a husband and wife and it would be sufficient to grant maintenance under section 144 of the BNSS। ये बात किस केस में बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? रमेश चंद्र दागा वर्सेस रामेश्वरी दागा 2005 केस में बताया गया। इतनी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? सेक्शन 125 जो CRPC का था या सेक्शन 144 जो BNSS का है, इट इज अप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन्स। देखो ध्यान से सुनो, दिस सेक्शन इज रिलीजन न्यूट्रल। मुस्लिम पर भी लागू होगा, हिंदू पर भी लागू होगा, क्रिश्चियन पर भी लागू होगा, सब पर लागू होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। एक केस हुआ मोहम्मद अहमद खान वर्सेस मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 144 ऑफ द BNSS एप्लीकेबल टू द पार्टीज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल लॉज। किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सब पे लागू होगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे जीव हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे यहूदी हो, सब पे लागू होगा। ये बात समझ में आ रही है? इसी चीज को रीइंफोर्स करते हुए एक और केस हुआ था नानक चंद वर्सेस चंद्र किशोर। उस बात में भी यही बात बोली गई थी कि जो ये मेंटेनेंस वाले प्रोविजन है दे आर अप्लीकेबल टू ऑल रिलीजन्स,
चाहे जिस भी रिलीजन का कोई भी व्यक्ति हो। ये बात ठीक है। एक केस हुआ डी वेलुस्वामी वर्सेस, लिख लो डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पचैयम्मल 2010 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ध्यान से समझो, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया होगा, गेस करो। नहीं गेस वैसे मत करो, मैं बता दे रहा हूं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसमें भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है औरत। इफ अ वुमेन हु इज इन मैरिज लाइक रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, मैरिज लाइक रिलेशनशिप होता है। सिर्फ मैरिज नहीं हुई होती है, बाकी सारे एस्पेक्ट हो रहे होते हैं मैरिज के। साथ में रहना है, खाना है, पीना है, घूमना है, टहलना है, बाकी के प्रोग्राम, ठीक है। तो जो मैरिज लाइक रिलेशनशिप है उसमें भी जो विमेन है वो क्या कर सकती है, मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है। लेकिन सभी लिव इन रिलेशनशिप अमाउंट टू मैरिज नहीं है। दे आर नॉट अमाउंट टू रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज। उसने ऐसे लिव इन रिलेशनशिप को कैटेगराइज करने के लिए चार टेस्ट दिए। वो चार टेस्ट कौन कौन से हैं? नंबर 1, द कपल मस्ट, ध्यान से समझो, द कपल मस्ट होल्ड देमसेल्फ आउट टू द सोसाइटी एज एकिन टू स्पाउसेस। जब वो सोसाइटी में बाहर निकलते हो तो एक दूसरे को स्पाउस की तरह से ट्रीट करते हो। नाम ना कहते हो एक दूसरे का, ए जी ओ जी ऐसा करते हो। ठीक है, मतलब जैसे अपने हस्बैंड या वाइफ को लोग ट्रीट करते हैं ना बहुत प्यार से, उस तरह से ट्रीट करते हो। नंबर 2, दे मस्ट बी ऑफ लीगल एज टू मैरिज। उनकी लीगल एज हो चुकी हो, मतलब 18 साल की लड़की हो चुकी हो मिनिमम, और 21 साल का लड़का हो चुका हो, ठीक है। नंबर 3, दे मस्ट बी अदरवाइज क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ लीगल मैरिज। मतलब कि वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में ना आते हो, वो उनके ऊपर और कोई सा भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, सपिंडा ना हो एक दूसरे के। वो तो क्या है, वो उनकी रिलेशनशिप को लिव इन रिलेशनशिप और रिलेशनशिप अकिन टू मैरिज माना जा सकता है। नंबर 4, they must have voluntarily cohabited for significant period of time। वॉलंटरली कोहिबिट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ फॉर सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि एक रात रहे, वन नाइट स्टैंड वालों को नहीं माना जाएगा अकिन टू मैरिज। फिर किसको माना जाएगा? जो कि सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक दूसरे को एज ए स्पाउस ट्रीट करते हैं पब्लिक में जाकर के, उनकी लीगल एज हो चुकी है मैरिज की, वो अदरवाइज क्वालिफाइड है फॉर द मैरिज, और वॉलंटरली कोहिबिट कर रहे हैं फॉर द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। 1 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल तक से रह रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उनको या उनकी रिलेशनशिप को, उनकी लिव इन रिलेशनशिप को मैरिज लाइक रिलेशनशिप ट्रीट किया जाएगा। ये बात ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था वाइफ से रिलेटेड सारे मसले। अब बात आती है बच्चों की, चिल्ड्रन की, उनको कैसे मेंटेन करोगे, उस बात को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। बच्चे जो होते हैं, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, बेटा अगर वो माइनर हैं, ध्यान से समझो, अगर वो माइनर है, माइनर मतलब 18 साल से कम के हैं, चाहे वो लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट का मतलब होता है कि दे आर बॉर्न फ्रॉम अ लीगली वेडेड वाइफ, और इलेजिटिमेट का मतलब भी उनके माँ बाप की शादी नहीं हुई थी लेकिन वो पैदा हो गए, तो उनको इलेजिटिमेट चाइल्ड कहते हैं। तो जो माइनर होता है, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, वो अपने पेरेंट्स से
क्या कर सकता है, मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर एक जो डॉटर है वो अगर एक माइनर डॉटर है, उसकी शादी हो गई, मैरिड माइनर डॉटर है, ध्यान से समझो बात को, मैरिड माइनर डॉटर है, और उसका हस्बैंड अगर उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो जो उसका फादर होगा, बाप होगा, दैट फादर वुड बी लायबल टू मेंटेन दैट चाइल्ड, दैट गर्ल, दैट माइनर गर्ल। ठीक है, जिसकी शादी तो हो गई लेकिन उसका हस्बैंडवा भी अभी कैपेबल नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए, तो क्या होगा बाबू, उसका बाप करेगा, अभी फादर करेगा उसको मेंटेन। ये बात ठीक है। लेकिन अगर वही बच्चा, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, अगर वो फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल है अपने आप को मेंटेन करने में, तो क्या होगा, वो इंटाइटल्ड है टू बी मेंटेन्ड इवन आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी। अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो। ठीक है, एक केस हुआ, केस का नाम लिखो, अभिलाषा वर्सेस प्रकाश। अभिलाषा वर्सेस प्रकाश, 2020, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर एक डॉटर है हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी एंड स्टिल अनमैरिड, जैसे आप लोग जितनी भी लड़कियां क्लास सुन रही हैं, इफ यू आर अनमैरिड, क्योंकि आप सब लोग मेजर हो और लेकिन अभी अनमैरिड हो, यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम योर फादर, यू आर नॉट इंटाइटल्ड इफ यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी। तो अगर आप कृपाशंकर पांडे का ये बैच में पढ़ रही हो, दिस सिग्निफाइज दैट यू आर फिजिकली एंड मेंटली कैपेबल इनफ, meaning thereby you are not entitled to claim maintenance from your father। ये बात समझ में आ रही है? किस केस में बताया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभिलाषा वर्सेस प्रकाश केस में बताया गया। ठीक है, अब बात आती है पेरेंट्स की। पेरेंट को कैसे मेंटेन करोगे, इसकी बात आ जाती है। ठीक है, उसको हम समझेंगे अब वन बाई वन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं सब, इनको हमको याद करके रखना है। क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, अगर फादर या मदर, ध्यान से समझो, अगर फादर या मदर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स हैं, तो उनको मेंटेन करने का जो दायित्व है, जो अकाउंटेबिलिटी है, किसकी है? सन एंड डॉटर की है। अब ये पेरेंट किससे क्लेम करते हैं, चाहे सन से अपने क्लेम करें चाहे डॉटर से क्लेम करें, दोनों से क्लेम कर सकते हैं। हिंदुओं में क्या होता है, हम लोगों में, कि जो पेरेंट होते हैं, लड़की के पेरेंट जो होते हैं, वो अपने लड़की के यहां कभी खाते पीते नहीं, उसकी ससुराल का पानी तक नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि उस कन्यादान कर चुके होते हैं। लेकिन यह सेक्शन इस बात का प्रोविजन करता है कि मां बाप अगर चाहें तो अपने लड़के से भी और अपनी लड़की से भी, दोनों से भी क्या कर सकते हैं? मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही बात? अब बात आती है कि इसमें पेरेंट में, फादर और मदर में कौन कौन लोग आएंगे, कि क्या एडॉप्टिव फादर या एडॉप्टिव मदर भी आएगा कि नहीं आएगा। ये सेक्शन अपना जो सेक्शन 144 क्लास 1 है, ये बात नहीं बताता कि एडॉप्टिव फादर मदर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए हमको एक एक्ट है, जनरल क्लॉजेज एक्ट। कौन सा एक्ट? जनरल क्लॉजेज एक्ट। उसका सेक्शन 3 क्लास 20 देखना होगा, और वो सेक्शन 3 क्लास 20 में बताता है कि पेरेंट और फादर शैल इंक्लूड एडॉप्टिव फादर। तो भैया
इसका मतलब अगर कोई एडॉप्टिव फादर एडॉप्टिव मदर है तो वो भी क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं। यस और नो, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? लेकिन लेकिन जो स्टेप मदर होती है, स्टेप मदर, दैट स्टेप मदर इज नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंट्स। समझो बात को, एडॉप्टिव मदर एडॉप्टिव फादर तो इंक्लूडेड है, लेकिन स्टेप मदर या स्टेप फादर इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द पेरेंट। अगर उनके पास कोई और भी चाइल्ड है तो लेकिन अगर वो चाइल्डलेस है, स्टेप मदर जो है वो चाइल्डलेस है, उसका और कोई बच्चा नहीं है, तो वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन उतने इफेक्टिवली नहीं जितने एडॉप्टिव मदर या नेचुरल मदर कर सकती है। ये बात ठीक है? समझ में आ रही बात? एक बार ऐसे क्लेम हुआ कि नहीं नहीं, सन प्रॉपर्टी लेता है तो सन ही सिर्फ मेंटेन करेगा, डॉटर मेंटेन नहीं कर सकती। तो एक केस हुआ, केस का नाम लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस मार्क करना उसको, विजय मनोहर, विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशीराव, काशीराव राजाराम शवाई, 1987 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस है, दैट इंक्लूड्स डॉटर आल्सो, डॉटर, whether married or unmarried, to maintain her father or mother who are unable to maintain themselves। कौन से केस में बताया गया? विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशीराव राजा राम रसोई केस में, कि डॉटर इज लायबल टू मेंटेन देयर पेरेंट्स। ये बात याद रहेगी सबको? यस और नो? बात आती है हु कैन ग्रांट मेंटेनेंस। तो भैया मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, magistrate of first class is empowered to order a person to make monthly allowance for the maintenance। बात ठीक है? याद रहेगा सबको? कौन करता है? तो मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब मेंटेनेंस की नौबत आएगी, मतलब कंडीशंस व्हेन लायबिलिटी टू मेंटेन अराइजेस। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब मेंटेनेंस की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी? तो तीन कंडीशंस हैं, तीन कंडीशंस हैं, उनको हम आपको आराम आराम से समझाते हैं। कंडीशंस, रुक जाओ इसको इरेज कर दूं। कंडीशंस व्हेन लायबिलिटी टू मेंटेन अराइजेस, तो तीन कंडीशन हैं बेटा। कितनी कंडीशंस हैं? तीन। कौन कौन सी हैं? नंबर 1, जब उस इंसान के पास सफिशियंट मीन्स हो, ध्यान से समझो, व्हेन ही मस्ट हैव सफिशियंट मीन्स, ठीक है। नंबर टू, और वो मेंटेन करने के लिए नेग्लेक्ट कर दे या रिफ्यूज कर दे, नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन, ठीक है। एंड नंबर 3, डिपेंडेंट्स अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, डिपेंडेंट्स अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, ठीक है। तो क्या होगा बेटा इस केस में, इन कंडीशंस में?
जो पर्सन होगा वो लाइबल होगा टू मेंटेन। अब ही हैज सफिशिएंट मीन्स का क्या मतलब होता है? सफिशिएंट मीन का सिर्फ मतलब यह नहीं होता है कि उसके पास लैंड है, प्रॉपर्टी है, इनकम है, एक नौकरी है, एक जॉब है, सिर्फ इतना नहीं होता है। तो फिर कितना होता है? अगर वो एक एबल बॉडीड पर्सन है, ध्यान से समझो, अगर एक इंसान एबल बॉडीड पर्सन है, इफ ही इज कैपेबल ऑफ अर्निंग, देन ही मस्ट बी लायबल टू बी मेंटेन। ध्यान से समझो, ही मस्ट हैव सफिशिएंट मीन्स, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि दैट द पर्सन मस्ट हैव लैंड, इनकम, जॉब, प्रॉपर्टी, बिजनेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो चाहे ना हो। इफ द पर्सन इज इन द फिट स्टेट ऑफ बॉडी एंड इज कैपेबल ऑफ अर्निंग, देन ही मस्ट बी हेल्ड लायबल टू मेंटेन। उसी बात को हम मस्ट हैव सफिशिएंट मीन्स कहते हैं। ये बात ठीक है? समझ में आ गई बात? इस और ऐसी मीन्स प्रोवाइड करेगा, ऐसी चीजें प्रोवाइड करेगा उस वाइफ को, उस चिल्ड्रन को, उस पेरेंट को, कि वो भी वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। कैसी लाइफ? डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, याद रखा सबको। नेग्लेक्ट करे या रिफ्यूज करे, नंबर 2, नेग्लेक्ट करे या रिफ्यूज करे टू मेंटेन। देयर इज अ ड्यूटी अपॉन द पर्सन टू मेंटेन हिज और हर डिपेंडेंट्स। ड्यूटी होती है कि अपने डिपेंडेंट्स को, अपने वाइफ को, अपने पेरेंट को, अपने चिल्ड्रन को तुम मेंटेन करो। अगर तुम नहीं करते हो, अगर तुम बीइंग अ हस्बैंड you make it difficult for the wife to live with you, then also it is called the neglect or refusal to maintain. तुम बाइगेमी कर लेते हो तो भी तुम लायबल हो। जैसे मुस्लिम लॉ में बाइगेमी करना, 4 बेगम रखना कोई भी गुनाह नहीं है, क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती। लेकिन a Muslim wife would surely be entitled to live separately and claim maintenance solely on the ground that second marriage of her husband has caused her mental agony. उसके दिमाग में एगोनी हो गई, क्रुएल्टी कॉज किया तुमने सेकंड वाइफ ला करके। इस केसेस में भी, इस सिचुएशन में भी आपको क्या देना होगा? मेंटेनेंस देना होगा। नंबर 3 कि डिपेंडेंट्स आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। डिपेंडेंट्स ऐसे हैं कि जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो इनकैपेबल हैं, वो नहीं कमा पा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है बात को? बहुत बूढ़े हो गए हैं पेरेंट, अब उनको जरूरत है तुम्हारी, तुम मेंटेन नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे खिलाफ सेक्शन 144 में तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया जाए। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब बात आती है ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब वाइफ मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं रहेगी। उन सर्कमस्टांसेस को अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको हम इरेज इरेज क्यों ही करना, अगले में उस पर बता ही देते हैं। सर्कमस्टांसेस when wife not entitled to maintenance। बात समझो बेटा आप। पहला हम सबको नोट डाउन करते रहे, उसके बाद में हम 1 बाय 1 आपको समझाते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर ऐसे याद रखने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आप चाहो तो याद करके रखना, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नंबर 1 कि वाइफ लिविंग इन एडल्ट्री। ठीक है, सेक्शन 144 क्लॉज 4। ठीक है, नंबर 2 वाइफ लिविंग
लिविंग सेपरेटली विदाउट जस्ट कॉज, कोई मतलब नहीं है, फिर भी ये छोड़ करके बाहर रह रही हैं, दूर रह रही हैं। भाई जितनी दूर रहना था तो शादी काहे की थी। सेक्शन 144 क्लॉज 4, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 144 क्लॉज 4, इस ठीक है। अगला है रीमैरिज ऑफ डिवोर्स्ड वाइफ। कौन सा सेक्शन है? 146 क्लास 3 सब क्लॉज ए। फिर अगला है, दो और हैं, पेमेंट ऑफ डावर जिसे मेहर भी कहते हैं, सेक्शन 146 क्लास 3 सब क्लास बी। नेक्स्ट इज वेब कर दी, वेबर सेक्शन 146 क्लास 3 सब क्लास सी। फिर नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ सिविल कोड, सेक्शन 146 क्लास 2, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। वाइफ लिविंग इन एडल्ट्री, इसका क्या बेटा मतलब होता है, समझो बात। वाइफ लिविंग इन एडल्ट्री का मतलब होता है कि ये नहीं कि एक बार मान लो कि तुम कहीं पर घूमने टहलने गए और तुम्हारी वाइफ को उसका बॉयफ्रेंड याद आ गया जो शादी के पहले था। अब उसके साथ में उसने थोड़ा मान लो कि घूम टहल लिया, ठीक है। तो सिर्फ एक बार घूमी टहली या एक बार उसने कुछ भी किया तो उसको आप उस बेसिस पर आप मेंटेनेंस डिनाई नहीं कर सकते हो। लेकिन ध्यान से समझो, इसका मतलब कि अ सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री वुड नॉट डिसएंटाइटल द वाइफ फ्रॉम क्लेमिंग मेंटेनेंस। तो भैया क्या होगा जब उसको मतलब डिसएंटाइटल हो जाएगी वो? व्हेन शी इज लिविंग इन एडल्ट्री। लिविंग इन एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? एडल्ट्रस कोर्स ऑफ लाइफ जी रही है। जैसे ही तुम ऑफिस जाते हो वैसे ही अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। अब समझो बात को, वो उसको नहीं भूल ही नहीं पाई, तुम्हारे साथ सिर्फ फिजिकली रह रही है लेकिन मेंटली अभी भी उसी, साइकोलॉजिकली इमोशनली अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के पास रह रही है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, ऑफेंड मत हो जाना कोई। तो क्या है? एडल्ट्रस कोर्स ऑफ लाइफ है। शी इज नॉट इन टू द मैरिज, शी इज फोर्स्ड इन मैरिज। तो अगर वो इस तरह से एडल्ट्रस कोर्स ऑफ लाइफ मतलब बार बार एडल्ट्री कर रही है तो उसको हम एडल्ट्रस कोर्स ऑफ लाइफ कहते हैं या लिविंग इन एडल्ट्री कहते हैं। ये बात ठीक है? इतनी बात समझ आ गई सबको? और जब वो लिविंग इन एडल्ट्री होगी, एडल्ट्रस कोर्स ऑफ लाइफ जी रही होगी, तब उसको मेंटेनेंस डिनाई किया जा सकता है एज ए हस्बैंड। अदरवाइज तुम डिनाई नहीं कर सकते हो। अगर मान लो एक बार उसने कुछ गलती कर दी, तो गलती नहीं मतलब एक बार उसने कहीं अपने बॉयफ्रेंड से मिलाई, तो उसमें तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइफ लिविंग सेपरेटली विदाउट जस्ट काज। बिना किसी रीजन के वाइफ सेपरेट अलग रह रही है तो क्या होगा? उस केस में भी तुम उसको क्या कर सकते हो? डिनाई कर सकते हो, क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मैरिड हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक दूसरे को एब्सोल्यूट कंसेंट दे देते हैं टू बी विद ईच अदर until they are either separated or died। एक बार कोई बच्चा है जिसको मैं
मैराइटल रेप के बारे में समझा रहा था, तो वो मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रही थी कि सर उसमें बार बार कंसेंट लेना चाहिए। बेटा मैं उस समय आपको बताया था, अगर याद हो आपको, शायद इफ्रा जामिर तुमको बता रहा था, राइट? तो उसमें मैंने मतलब एक बात बोली थी, वो बात मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हम जब मैरिज में एंटर कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू मैरिज, तो हम एक दूसरे को, मतलब हस्बैंड वाइफ को और वाइफ हस्बैंड को एब्सोल्यूट कंसेंट दे देती है कि हाँ भाई अब हमारा परपेचुअल कंसेंट है, तो बार बार कंसेंट लेने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सीबीआई को जब किसी स्टेट में जाना होता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उस स्टेट की कंसेंट लेनी होती है। अगर वो स्टेट एक परपेचुअल कंसेंट दे देता है, परमानेंट कंसेंट दे देता है, तो बार बार कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती। तो मैरिज जो है वो परमानेंट कंसेंट दे देता है, इसलिए मैरिटल रेप तो कभी कॉन्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। अब समझ पा रहे हो? उसी तरह से बिना किसी लाग लपेट के तुम दूर रह रही हो, जबकि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ वाइफ तुमको साथ रहना चाहिए था, तो भी तुमको क्या कर दिया जाएगा? मेंटेनेंस डिनाई कर दिया जाएगा। ये बात ठीक है? किस सेक्शन में? सेक्शन 144 क्लास 4 में। नेक्स्ट है कि वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। जब वाइफ और हस्बैंड म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, तो भी वाइफ क्या हो जाती है? डिसइंटाइटल हो जाती है फ्रॉम क्लेमिंग मेंटेनेंस। लेकिन एक जो डिवोर्स्ड वाइफ होती है, म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्स होता है, वो इसमें कवर नहीं होता है। मतलब अभी तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ है, तुम ऐसे ही म्यूचुअली अग्रीड कर गए हैं कि नहीं नहीं हम लोग दूर दूर रहेंगे, मैं मुंबई में रहूंगी, तुम बेंगलोर में रहना, हम अपना देखेंगे, तुम अपना देखना। व्हेन दिस सिचुएशन अराइजेस, तो वहां पे उस सिचुएशन में हस्बैंड क्या कर सकता है? मेंटेनेंस डिनाई कर सकता है। ये बात समझ में आ गई? नंबर नेक्स्ट इज, कोई वाइफ है जिसको जब डिवोर्स हुआ, डिवोर्स के बाद में मेंटेनेंस देना होता है, लेकिन उसने क्या कर लिया? तुरंत ही दूसरी शादी कर ली, या मतलब उसने शादी में, मतलब नई शादी में एंटर कर गई। तो जब वो दूसरी शादी में रे एंटर कर जाती है, री मैरिज कर लेती है, तो बेटा क्या होता है? वो डिसइंटाइटल हो जाती है। किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए। किस सेक्शन में? 146 क्लास 3 सब क्लास ए में। ठीक है। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ डावर। अगर कोई पेमेंट किसी कस्टमरी या पर्सनल लॉ के अंतर्गत हुआ है और उसको होल पेमेंट कर दिया गया है पर्सनल लॉ के अंतर्गत, तो मेंटेनेंस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बात ठीक है? एक केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन। अली हुसैन कौन सा सेक्शन में? 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये पर्सनल लॉ में, जो डावर में, कस्टमरी लॉ में जो पेमेंट किया जाता है, उसको मीगर नहीं होना चाहिए। मीगर मतलब बहुत कम नहीं होना चाहिए, उसको एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए। अगर वो रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी नहीं है तो मेंटेनेंस अभी भी क्लेम कर सकती है, लेकिन वो रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी अगर है, वो अगर अपनी लाइफ को आराम से जी सकती है, तो क्या हो जाएगा? उसका जो मेंटेनेंस ऑर्डर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बात ठीक है? समझ आ गई बात सबको? नेक्स्ट इज कि उसने वेव कर दिया हो, वाइफा ने कहा कि हमको बाबू तुम पे बहुत प्यार आ रहा है, और उसने कहा कि हम वॉलंटरली अपना अपना जो मेंटेनेंस का क्लेम हम वेव्ड ऑफ करते हैं, नहीं चाहिए मुझको, तो क्या होगा? तो भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा उस हस्बैंड को। या अगर सिविल कोर्ट ऑर्डर कर दे, मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर दे सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस में, सिविल कोर्ट के परमिशन के बाद में, तो भी मेंटेनेंस ऑर्डर को क्या कर दिया जाएगा बेटा? कैंसिल कर दिया जाएगा।
तो ये 7 ग्राउंड थे जिनके बेसिस पे मेंटेनेंस ऑर्डर को क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। आई होप कि आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। अभी क्लास खत्म होगी तो कमेंट सेक्शन में सब लोग फीडबैक दे करके जाना। फीडबैक नहीं देते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा पेट दर्द करता है रात भर ठीक है, तो इसलिए फीडबैक दे करके जरूर जाना ताकि मैं खुशी खुशी अगली क्लास भी पढ़ा सकूं। ये बात ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई। अब नेक्स्ट प्रोविजन इज कि क्या होगा अगर व्यक्ति फेल कर जाए पेमेंट करने में। उसका प्रोविजन बताता है सेक्शन 144 क्लास 3 बताता है कि इफ द पर्सन फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस फॉर एवरी ब्रीच अ वारंट may be issued for levying fine, ठीक है। इंप्रिजनमेंट इवन हो सकता है, इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है अप टू 1 month। ये बात ठीक है, ये बात समझ में आ रही सबको। या तो उसके अगर जल्दी मान लो 1 month की सजा हो गई किसी को, अगर उसने 14 दिन बाद पेमेंट कर दिया तो 14 दिन बाद जब पेमेंट करेगा तभी छोड़ दिया जाएगा उसको। ये बात समझ में आ गई। तो ये मेंटेनेंस के प्रोविजन थे, ठीक है। सेक्शन 147 बात करता है, 146 अल्टरेशन कैसे करोगे वो हमने बता दिया आपको। 147 बात करता है इन्फोर्समेंट कैसे करवाओगे, ये सारी चीजें भी हमने आपको बता दी। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।